हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का नया सेशन जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। आप इस क्लास को देखने से पहले इससे जो पहले दो क्लास अपलोड मैंने किए हुए थे ओशन करंट पर और हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम पर, उसको ज़रूर देखिएगा। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है वो भी, वहाँ से क्वेश्चंस अराइज होते हैं हमेशा। और रिव्यू कीजिएगा कि वो क्लास आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नया टॉपिक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इस थ्योरी को प्रपोस्ट किया था, सबसे पहले हम देखते हैं इसके बाद बेसिक चीज़ें कि थ्योरी क्या बात करता है। इस थ्योरी को, ये थ्योरी मेनली डिफाइन करता है कि जो कंटिनेंट है, कि जो कंटिनेंट आपका आज का है वो कैसे अलग था पहले के टाइम से। ठीक है, जो आपको पेंजिया दिख रहा है, आपको जो पेंजिया नज़र आ रहा है, ये पेंजिया एक सुपर कॉन्टिनेंट है। ठीक है ना, पेंजिया क्या था, सुपर कॉन्टिनेंट था। इसके चारों ओर आपको वाटर दिखेगा जिसको पैंथालासा बोला गया है। तो आज हम जो ये कंटिनेंट देखते हैं जहाँ आपको सेपरेट दिखाई दे रहा है, नॉर्थ अमेरिका अलग है, साउथ अमेरिका अलग है, अफ्रीका अलग है, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जो आज हम जिस हम एज में आज रह रहे हैं, क्या ये अर्ली एज से ऐसा ही था या पहले ये कंटिनेंट साथ में मर्ज थे, जुड़े हुए थे। इसी को समझाने के लिए वैगनर ने जिस थ्योरी को प्रपोज किया है उसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहा गया है। चलिए समझते हैं कि वैगनर साहब ने किस तरह से इस थ्योरी को समझाने का प्रयास किया था। तो जो ये एनसीईआरटी का मैंने ये टॉपिक, ये फ़ोटो मैंने पिक किया है, इसमें सबसे पहले इसमें सबसे पहले दो तीन पर्सन का नाम आया है। जैसे नाम आप देख लें, अब्राहम ऑर्टेलिस पहला नाम, एंटोनियो पेलेग्रिनी सेकंड नाम। ठीक है, और थर्ड नाम जिक्र किया गया अल्फ्रेड वैगनर का, ये थर्ड नाम जिक्र किया गया है। तो इसमें जो कहा गया है कि जो अगर हम अटलांटिक जो ओशन के कोस्ट लाइन को हम देखें तो इसके शेप में हमें कहीं ना कहीं एक सिमेट्री क्या होता है, हमें एक जैसा यहाँ पर कोस्ट लाइन हमें मैच होता हुआ नज़र आता है। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, अगर आपको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ फ़ोटो को तो आप अधिक समझ पाएंगे। मान लीजिए कि हमारा डेट इज़ ये हमारा नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, और ये हमारा क्या है, साउथ अमेरिका। ठीक, और आप ये देखिए, ये हमारा हो गया अफ्रीका। देन यहाँ से देख सकते हैं आप, जो ये रीज़न हमारा हो जाएगा यूरोप का। तो यहाँ क्या समझाया गया है कि देखिए, जो ये रीज़न है अटलांटिक ओशन यहाँ मिलता है। अगर आप इस पार्ट को दोनों को इधर से मिलाते हैं, यहाँ से मिलाते हैं, इसको यहाँ से मिलाइए, यहाँ से मिलाइए, आपको दोनों कंटिनेंट सेम दिखाई देंगे, सेम नज़र देंगे। इसी को कहा गया है कि सिमेट्री हमें यहाँ पर नज़र आता है अटलांटिक ओशन में। ठीक है, ये बात यहाँ समझाया गया है। तो इसी में आगे फिर बोला गया है कि जो अब्राहम ऑर्टेलियस हैं, इन्होंने सबसे पहले ये पॉसिबिलिटी दिखाया था कि जो कंटिनेंट हैं इनके मार्जिन्स में सिमेट्री है, मार्जिन्स सेम हैं। और इसके ऊपर आप क्या देखेंगे कि एंटेनियो पेलेग्रिनी ने क्या किया था, एक मैप ड्रॉ किया था तीन कंटिनेंट को साथ लाते हुए। ठीक है, एंटोनियो ने तीन कंटिनेंट को साथ लाते हुए मैप बनाया था। और ये हम कह सकते हैं कि अब्राहम ऑर्टिलिस और एंटोनियो पेलेग्रिनी ने जो काम किया, ये इनिशियल था, ये शुरुआत था ड्रिफ्ट थ्योरी का। इसको अंतिम अंजाम लेके जाते हैं कौन, अल्फ्रेड वैगनर। इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी प्रपोज किया था, कब किया, 1912 में किया था। ठीक है, चलिए समझते हैं कि थ्योरी क्या बोलता है। ये थ्योरी जो है ये मेनली ओशन और कंटिनेंट के डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि एक पेंजिया है, पेंजिया के चारों ओर एक बॉडी है, पेंजिया के चारों ओर एक बॉडी है, और इस बॉडी का नाम है क्या, पैंथालासा। ठीक है, पैंथालासा नाम है किसका, एक वाटर बॉडी का जो पेंजिया को घेरे हुए हैं। पेंजिया क्या है, सुपर कंटिनेंट, पहला पॉइंट समझ रहे हैं आप। पेंजिया क्या है, पेंजिया इज अ सुपर कंटिनेंट, पहला पॉइंट। ठीक है, और पैंथालासा क्या है, पैंथालासा आपका वाटर है जो कि पेंजिया को कवर किए हुए हैं। ये बात समझाया था
वैगनर ने बोला कि लगभग 200 मिलियन साल पहले इस पेंजिया में, यानी कि क्या देखेंगे, पेंजिया जो आपका है डिवाइड होना शुरू होता है कब, 200 मिलियन साल पहले, और ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पेंजिया आपका 2 भाग में डिवाइड होता है। एक का नाम यहाँ बोला गया है लॉरेशिया, एक का नाम यहाँ बोला गया है लॉरेशिया, एक का नाम है गोंडवाना। यानी जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको बोला गया है लॉरेशिया, और जो साउथ का पार्ट है उसको नाम दिया गया है गोंडवाना। समझिए ऐसे, ये आपका लॉरेशिया, ये आपका गोंडवाना। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि इंडिया किसका पार्ट है? क्या इंडिया पार्ट है लॉरेशिया का, या इंडिया पार्ट है गोंडवाना का? तो इसका आंसर है कि इंडिया पार्ट है गोंडवाना का। ठीक है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिक, ये सब पार्ट है गोंडवाना के। ये हो गया। अब सवाल ये उठता है कि जो पेंजिया को चारों तरफ से कवर किया हुआ पैंथालासा था वो कहाँ गायब हो गया? अगर हम डिवाइड करते हैं कि 2 भाग में डिवाइड हुआ, नॉर्थ में लॉरेशिया, साउथ में गोंडवाना, तो वेयर इस पैंथालासा जो है वो अब टेथेसी कहलाने लगा था। पैंथालासा जो है टेथेसी है। और आपसे ये पूछें, ठीक है, हमें समझ आ गया कि लॉरेशिया यहाँ है, गोंडवाना यहाँ है, पैंथालासा यहाँ है। क्वेश्चन ये राइज होता है कि टेथिस सी आज कहाँ है? तो आज का जो मैटेरियन सी है, आज का जो आपका मैटेरियन सी है वो टेथिस सी का ही रेलिक्स है, टेथिस सी का ही पार्ट माना जाता है आज का मैटेरियन सी। ठीक है, 200 मिलियन साल पहले पेंजिया में बाइफर्केशन होता है, 2 पार्ट डिवाइड हुआ इसका। एक पार्ट को नाम बोला गया है लॉरेशिया, गोंडवाना लैंड। लॉरेशिया और गोंडवाना के बीच में जो सी आया है उसको नाम दिया गया है टेथिस सी, समझाया गया है। ठीक है, इस तरह का थ्योरी यहाँ पर प्रपोज किया था अल्फ्रेड वैगनर ने। फिर धीरे धीरे क्या देखेंगे, फिर धीरे धीरे देखिए, तो आज का स्ट्रक्चर बनने में कई हज़ारों लाखों साल लग गए हैं, तब जाकर आज जो है ये हमारा प्रेजेंट का स्ट्रक्चर बनकर सामने आया है। ठीक है, ये समझ गए आप लोग कि क्या थ्योरी है प्रपोस्ट किया था। अब देखते एविडेंस क्या पेश किया गया है। पहला एविडेंस का नाम बोला जाता है, जो पहला एविडेंस पेश किया वैगनर ने अपने थ्योरी प्रूफ करने के लिए, उसे कहा जाता है मैचिंग ऑफ कंटिनेंट। यानी कंटिनेंट को यहाँ पर मैच कराने का प्रयास किया गया था यहाँ पर वैगनर के माध्यम से। आप देखिए यहाँ पर ये वाला पार्ट, ठीक है, यानी कि आपसे कोई पूछे जिग्सॉ फिट क्या होता है तो क्या बोलेंगे, जब 2 कंटिनेंट के मार्जिन आपस में मिल जाए उसको हम जिग्सॉ फिट कहते हैं। यानी यहाँ पर जिग्सॉ फिट की थ्योरी के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया वैगनर ने कि सभी कंटिनेंट किसी ज़माने में एक साथ जुड़े होंगे। ये इनका पहला एविडेंस होता है। सेकंड इनका बोलना है कि जो अलग अलग कंटिनेंट हैं और एक्रॉस के पार जो हमें रॉक्स मिले हैं, उन रॉक्स के एज में हमें समानता दिखाई देता है, उन हमें रॉक्स के एज में क्या है, सेमनेस नज़र आता है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया गया है कि जो ब्राज़ील कोस्ट है और जो वेस्ट अफ्रीका कोस्ट है, यहाँ पर क्या लगभग 200 मिलियन साल पहले एक हमें यहाँ पर क्या मिला है, रॉक का हमें यहाँ पर ग्रुप मिला है जिनमें कि सिमिलरिटीज़ नज़र आते हैं। यानी कि अगर मैं आपको दिखाऊं बाय मैप, तो ये आप मैप देखिए, आप यहाँ पर समझेंगे। आपका यहाँ पे कंट्री है ब्राज़ील, यहाँ ब्राज़ील कंट्री है, यहाँ आपका आ जाता है वेस्ट अफ्रीका। तो इन यहाँ पर जो रॉक मिले हैं, ठीक है, इन एरिया में जो रॉक मिला है, इन रॉक के एज में हमें सिमिलरिटीज़ दिखाई देते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये कंटिनेंट किसी ज़माने में एक साथ जुड़े होंगे। तो सेकंड एविडेंस रॉक जो सेम एज के हैं इसके थ्रू प्रपोस्ट किया वैगनर ने। इनका अगला एविडेंस है वो टिलाइट है। टिलाइट मेनली क्या होता है, एक प्रकार का ग्लेशियर का डिपॉजिट होता है। तो ये इसमें ये कहना प्रयास कर रहे हैं टिलाइट वाले में कि जो गोंडवाना लैंड है, ठीक है ना, जो गोंडवाना मेनली सीरीज़ है, तो उन गोंडवाना टाइप के जो सेडिमेंट हैं कहाँ कहाँ में मिले हैं, तो अफ्रीका, फॉकलैंड आइलैंड, देन मेडागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। आपको मैं दिखाता हूँ फिगर के माध्यम से, आप यहाँ देखिए। इस फिगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि
जो ये एरिया है आपका साउथ अमेरिका, अफ्रीका का, साउथ इंडिया देखिए, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यहाँ पर जो हमें सेडिमेंट मिले हैं, यहाँ में जो ग्लेशियर के सेडिमेंट मिले हैं वो हमें उनमें सिमिलरिटीज़ नज़र आते हैं, वो हमें एक समान दिखाई देते हैं और ये पैलियो क्लाइमेटिक टाइम के हैं। ठीक है, याद रखिएगा किस टाइम का है ये पैलियो क्लाइमेटिक टाइम का है। और यहाँ पर जो हमें टिलाइट मिला है गोंडवाना सीरीज़ के कहाँ पर बेस में दिख रहे हैं आप लोगों को कि अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका का हमें जो टिलाइट बेस में नज़र आ रहा है, इनमें हमें काफ़ी क्लियर सेम एविडेंस मिला है, ऐसा वैगनर का कहना था। तो इनका ये एविडेंस हो गया। इसके बाद में ये अगला एविडेंस बोलते हैं कि जो ब्राज़ील है, ठीक है, कि जो आपका ब्राज़ील है, ब्राज़ील में और जो घाना में गोल्ड डिपॉजिट मिला है, ब्राज़ील और घाना में जो हमें गोल्ड डिपॉजिट मिला है उनमें भी हमें सिमिलरिटी नज़र आता है। यानी जो हमें डिपॉजिट मिले हैं प्लेजर के, उनके थ्रू भी वैगनर ने कहीं ना कहीं अपने थ्योरी को प्रूफ करने का प्रयास किया था। इसके बाद ये बोलते हैं कि जो फॉसिल का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके बिहाफ में भी ये कहते हैं कि कंटिनेंट किसी समय में एक साथ जुड़ा होगा। तो यहाँ पर 3 कंट्री के बारे में बात किया गया है। एक आपका इंडिया, देन है मेडागास्कर, देन आपका अफ्रीका। ये बोला गया है कि ये जो रीजन है यहाँ पर एक स्पीसीज़ मिलता है जिसको कि लेमूर बोला गया है। इन्होंने कहा कि इंडिया, मेडागास्कर, अफ्रीका तीनों ही कंट्री में हमें लेमूर मिल रहे हैं। मतलब क्या है, किसी पीरियड में ये तीनों स्टेट जो है, तीनों जो नेशन है, ये साथ में रहे होंगे और इस रीजन को लेमूरिया नाम दिया गया है। ठीक है, यानी इनका कहना है, देखिए यहाँ पर इनका यहाँ पर कहना है कि जो साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, मेडागास्कर है, इंडिया है, ये तीनों कंटिनेंट, देखिए ये रहा मेडागास्कर बीच में आपको दिखाएगा, ये रहा मेडागास्कर, ये तीनों कंटिनेंट के हैं कभी ना कभी साथ में जुड़े हुए होंगे, तभी हमें एक ही स्पीसीज़ हमें तीनों कंट्री में दिखाई देते हैं। अगर मान लीजिए कि स्पीसीज़ साथ जुड़े हुए नहीं होते तो इंडियन ओशन को पार करके मेडागास्कर के थ्रू इंडिया जाना या इंडिया के थ्रू अरेबियन सी होते हुए मेडागास्कर से अफ्रीका जाना स्पीसीज़ के लिए पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं कई समय पहले कंटिनेंट साथ में जुड़े होंगे। तो ये भी एविडेंस प्रपोज किया गया था किसके द्वारा, बाय द वैगनर। तो वैगनर ने फॉसिल के जो डिस्ट्रीब्यूशन से समझाया, देन डिपॉजिट से समझाया था प्लेजर के, फिर जो टिलाइट है उससे समझाया था, फिर उन्होंने समझाया कि कैसे एज का रॉक सेम है। ठीक है, जो एज का रॉक है सेम है, देन हमें कंटिनेंटल के मार्जिन में हमें सिमिलरिटी नज़र आता है जिसको जिग्सॉ फिट कहा गया है। इन सब थ्रू से कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को प्रूफ करने का प्रयास किया अल्फ्रेड वैगनर ने। लेकिन चलिए सवाल आता है कि जब शुरुआत में एविडेंस के साथ में इनिशियल टाइप में क्या देखेंगे आप कि जब वैगनर ने अपना थ्योरी प्रपोज किया तो वैगनर ने उसके पक्ष में कोई एविडेंस नहीं दिया गया। जब साइंटिस्ट ने उनसे पूछा कि क्या क्या एविडेंस आपने जो हमको दिए हैं कौन सा फोर्स है, तो उनसे पूछा कि जो आप कह रहे हैं कि कंटिनेंट अलग हो रहा है, इस साइड जा रहा है कंटिनेंट, इस साइड जा रहा है, तो कंटिनेंट अलग होने का रीज़न क्या है। तो इन्होंने 2 फोर्स बताए रीज़न कि कंटिनेंट के ड्रिफ्टिंग के 2 फोर्स थे। एक का नाम दिया है पोलर फीलिंग फोर्स नाम दिया है, अगला नाम दिया गया है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून। ठीक है, इन्होंने 2 नाम दिया है, पोलर फीलिंग फोर्स, और सेकंड ये बोलते हैं कि जो ग्रेविटेशन है यानी कि जो अट्रैक्शन है मून और सन का, इस कारण से अलग हुए होंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, जब डिबेट हुआ था साइंटिस्ट के ग्रुप में इनके थ्योरी को लेकर के, तो यहाँ पर ये कहा गया कि जो आपका रोटेशन है, जो पोलर फीलिंग फोर्स है, ये आपका रिलेट करता है विद द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ये आपके धरती के घूमने से जुड़ा हुआ है। तो अगर धरती के घूमने से कंटिनेंट अलग हुए हैं, यदि अफ्रीका अलग हो गया है आपके अमेरिका, साउथ अमेरिका से, यूरोप अलग हो गया है आपके नॉर्थ अमेरिका से, इंडिया अलग हो गया है आपके अफ्रीका कंटिनेंट से, अगर रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण से धरती अलग
कंटिनेंट के पार्ट अलग हो गए हैं। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि जो आज है, आज भी हमारे कंटिनेंट सेपरेट हो रहे हैं। तो साइंटिस्ट ने काउंटरिंग करते हुए ये कहा कि पॉसिबल नहीं है कि केवल धरती के घूमने से इतना हैवी लैंड मास जो है ये आपका सेपरेट हो जाएगा। इस तरह से इन्होंने जो पहला अपना रीज़न बताया था ड्रिफ्टिंग का, उस पर क्वेश्चनिंग उठाया गया। ठीक है। सेकंड, इन्होंने बोला कि जो अट्रैक्शन है सन और मून का, अट्रैक्शन जो है सन और मून का, ये रहा था मेन रीज़न ड्रिफ्टिंग होने का। तो अदर साइंटिस्ट ने इन पे ये काउंटर क्वेश्चन किया कि सन और मून का इतना अट्रैक्शन नहीं होता है कि वो इतने बड़े हैवी लैंड मास को सेपरेट कर दें। नॉर्थ में भी कर दें, साउथ में करें, ईस्ट में भी करें, वेस्ट में भी करें। क्योंकि आपने देखा था कि जो कंटिनेंट है आपका लॉरेशिया ऊपर गया, आपका जो कंटिनेंट था गोंडवाना नीचे चला गया था। यानी यूरेशिया ऊपर है, अफ्रीका नीचे है, और आपका इंडिया ईस्ट में है, और आपका जो अमेरिका है वेस्ट में है। यानी चारों डायरेक्शन में जो कंटिनेंट ड्रिफ्टिंग हो रहा है, ये सिर्फ अट्रैक्शन ऑफ मून एंड सन के कारण से नहीं होता है। और इनके इस थ्योरी को क्वेश्चनिंग एक और तरीके से किया गया। समझिए कैसे किया गया। मान लीजिए कि ये हमारा अर्थ है, डेट इज़ अ मून, और हमारा ये सन है। ठीक है, अर्थ है, मून है और सन है। उन्होंने कहा कि अगर सन भी फोर्स लगा रहा है, यदि मून भी फोर्स लगा रहा है, तो इससे क्या होगा, अगर दोनों फोर्स लगा रहे हैं तो हमारा धरती घूमना ही रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। जब धरती घूमना ही रुक जाएगा, क्यों धरती घूमना रुक जाएगा? क्योंकि सन और मून अपने एकदम पावरफुल प्रेशर के माध्यम से दोनों अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं अर्थ को। तो इस कारण से क्या होगा, जब दोनों फोर्स अपनी ओर से अधिक पावर लगाएंगे, सन का रोटेशन स्टॉप हो जाएगा। और जब सन का रोटेशन स्टॉप हो जाएगा, जो फर्स्ट थ्योरी था, जो फर्स्ट रीज़न बताया गया ड्रिफ्टिंग के लिए, ये अपने आप ही इनवैलिड करार हो जाता है। इस प्रकार से क्या है, स्कॉलर्स ने क्या किया, इन्होंने जो ड्रिफ्टिंग के लिए फोर्स जिम्मेदार थे बाय वैगनर, उन फोर्सेस को नल एंड वॉइड यहाँ पर करार दिया इसने स्कॉलर्स ने। तो कहीं ना कहीं जो वैगनर हैं वो अपने थ्योरी को प्रपोज तो किया, लेकिन थ्योरी को प्रूफ ढंग से नहीं कर पाए थे, जिसको कि आगे आप देखेंगे जब मैं किसी और क्लास में वीडियो लाऊंगा बनाकर अबाउट द कन्वेक्शन करंट थ्योरी। तो कन्वेक्शन जो करंट थ्योरी है यहाँ पर समझाया जाता है, कन्वेक्शन करंट थ्योरी में समझाया जाता है आगे फर्दर कि क्या क्या मिस्टेक्स किए हैं वैगनर ने। उनके इस वैगनर के प्रॉब्लम्स को, वैगनर के चैलेंजेस को कहीं ना कहीं थोड़े बहुत हद तक कन्वेक्शनल करंट थ्योरी में आर्थर होम्स ने समझाया था। तो ये आपका पूरा रहा कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसमें हम समझे थ्योरी क्या है, फिर समझे एविडेंसेस क्या प्रेजेंट किया गया है, और फिर ड्रिफ्टिंग के लिए क्या फोर्स जिम्मेदार थे, क्या कहा वैगनर ने, फिर स्कॉलर्स ने कैसे उनके फोर्सेस के ऊपर काउंटरिंग क्वेश्चन किया था। ठीक है, आप समझ गए होंगे इस थ्योरी को। उसके बाद आप ये क्लास देखिए, समझिए कैसा लगा नहीं लगा, आप ज़रूर रिकमेंड क्लास कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।